जोबानी बहन और बच्चों को वहां गार में छोड़कर मेरे भाई तुमने मुझ पर बहुत जुल्म किया है। अभी उठकर मेरे साथ चलो ताकि हम उनको वहां से निकाल कर यहाँ ले आएं। मंताश खामोशी के साथ उठ खड़ा हुआ और तमोचिन के साथ हो लिया। बर्फबारी में अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए जब वो दोनों कोहिस्तान की सिलसिले की एक गार के पास पहुंचे तो दोनों दंग रह गए। वहां गार के दहाने पर बोलाई खून में लथपथ पड़ा था। मंताश और तमोचिन दोनों घोड़ों पर से कूद कर उतरे और उसकी तरफ बढ़े। बोलाई बुरी तरह जख्मी था और बेहोश पड़ा हुआ था। तमोचिन ने जल्दी जल्दी अपने घोड़े की खुरजीन से मरहम पट्टी का सामान निकाला और बोलाई के जख्म साफ करके उसकी मरहम पट्टी कर दी। मंताश भागता हुआ गार में दाखिल हुआ। गार खाली पड़ी थी। जोबानी, यसुताई और बच्ची में से कोई भी वहां न था। फिक्रमंदी में भागता हुआ मंताश फिर बाहर आया और बोलाई को होश में लाने के जतन करने लगा। काफी देर के बाद बोलाई होश में आया तो मंताश ने इंतहाई बेचैनी में उससे पूछा, बोलाई मेरे भाई, तुम्हें किसने जख्मी किया है? जोबानी, यसुताई और बच्ची कहाँ गायब हैं? बोलाई ने बड़ी मुश्किल से अपनी सांसें दुरुस्त करते हुए जवाब दिया, ऐ मेरे आका, आपके जाने के बाद हम इसी गार में बैठे हुए थे कि यसुताई गार से बाहर निकला। उसका इरादा था कि लकड़ियां और घास इकट्ठी करके आग रोशन करते हैं ताकि गार गर्म हो जाए और सर्दी कम लगे। मैंने उसे रोका भी कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन वो भागता हुआ बाहर निकल गया। मैं भी उठ खड़ा हुआ। मैं चाहता था कि गार के बाहर से खुश्क दरख्त काट कर लाऊं और बच्चों के लिए आग रोशन करूं। मैंने अपने घोड़े की जीन से बंधा हुआ कुल्हाड़ा खोला और चाहता था कि गार से बाहर निकलूं कि गार में 4 मुसल्ला जवान दाखिल हुए। वो जोबानी को अपने साथ ले जाना चाहते थे। मैंने जब मुजाहिमत की तो वो मुझे अपने रास्ते से हटाकर जोबानी और बच्ची को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। मुझे वो जख्मी करने के बाद मुर्दा समझकर छोड़ गए, पर मेरी किस्मत के अभी कुछ सांसें थीं जो मैं बच गया हूँ। मंताश ने परेशानी और बदहवासी में पूछा, जोबानी और मेरी बच्ची को ले जाने वाले कौन थे? क्या वो ताइजोत थे? बोलाई ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो ताइजोत नहीं थे, वो कोई और थे और तादाद में 4 थे। मंताश ने फिर पूछा, और मेरा बेटा यसुताई किधर गया? क्या वो लोग उसे भी पकड़ कर ले गए हैं? बोलाई ने कहा, नहीं, वो उसे अपने साथ नहीं ले गए, वो तो आग जलाने के लिए। बोलाई अभी इसी कदर कहने पाया था कि एक करीबी पत्थर की ओट से नन्ना यसुताई नमूदार हुआ और भागकर अभी अभी पुकारता हुआ मंताश की रानों से लिपट गया। मंताश ने उसे बाजुओं में ऊपर उठा लिया। पहले उसे खूब प्यार किया, फिर शफकत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसने पूछा, यसुताई मेरे बेटे, तुम कहाँ रह गए थे? यसुताई सहमी सहमी आवाज में कह रहा था, मैं गार के अंदर ठंड महसूस कर रहा था, लिहाजा मैं बाहर निकला कि किसी दरख्त के नीचे से या किसी आड़ से खुश्क घास फूंस लाकर आग रोशन करूं। मैं एक चट्टान की ओट में गया ही था कि 4 सवार इस तरफ आए। मैं चट्टान के पीछे छुपकर उन्हें देखता रहा। वो कोई अजनबी थे। उन्होंने चचा बोलाई को जख्मी कर दिया और मेरी माँ और बहन को उठाकर ले गए। जिस वक्त वो माँ को जबरदस्ती उठाकर ले जा रहे थे तो मेरी माँ मिन्नतें कर रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझ पर इस कदर जुल्म ना करो, पर उन जालिमों ने मेरी माँ को नहीं छोड़ा। उसका मुंह बांधकर और उसे रस्सियों में जकड़कर वो अपने साथ ले गए। कोई खबर नहीं कि वो कौन थे। काश मैं इस हालत में होता कि उनसे अपनी माँ का बदला ले सकता। मंताश ने तमोचन से कहा, तमोचन मेरे भाई, तुम बोलाई और यसुताई को अपने योरत में ले जाओ। मैं अपनी बीवी और बेटी की तलाश में निकलता हूँ। कबल इसके कि तमोचन जवाब में कुछ कहता, मंताश अपने घोड़े पर सवार हुआ और वहां से कूच कर गया। तमोचन ने गार के अंदर खड़े बोलाई के घोड़े को निकाला, उसकी बाग अपनी जीन से बांधी, फिर बोलाई को उठाकर उसने अपने घोड़े की जीन पर रखा और खुद भी सवार होकर उसने सहारा देकर बोलाई को संभाल लिया। घोड़े पर बैठे ही बैठे उसने अपना हाथ फैलाया और यसुताई को उठाकर अपने पीछे बिठा लिया। तमोचन जब अपने यूरत में दाखिल हुआ तो जख्मी बोलाई को देखकर उसके भाई परेशान हो गए। तमोचन ने उन्हें सारे वाकयात सुना डाले। कसार और मलकूती दोनों बोलाई की देखभाल करने लगे, जबकि तमोचन अच्छी अच्छी चीजें निकालकर यसुताई को खिलाने लगा। उसी वक्त मियोली योरत के अंदर दाखिल हुआ। वही मियोली जो मुकाबले में मंताश से हार गया था। मियोली के साथ उसका बेटा मकूली भी था। उसके अलावा उसके साथ लियोचस्ताई भी था। ये शख्स जिसका नाम लियोचस्ताई था, मंगोलों के अंदर बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता था और इसकी इज्जत अफसाई की 2 वजूहात थी। अव्वल तो ये कि वो इल्मे नुजूम का माहिर था और मंगोलों को अपने हिसाब के जरिए आइंदा के हालात बताता था। दोम ये कि कमाल दर्जे का जंगी फनून का माहिर था
اور منگول سرداروں کو جنگی فنون کی تربیت دیتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ ایک عمدہ کھوجی بھی تھا اور یہ فن بھی وہ منگولوں کو سکھاتا تھا۔ تموچن کا بھی یہ استاد تھا اور اسے فنون حرب و ضرب اسی نے سکھائے تھے۔ تموچن کا باپ یسوکائی لیوچستائی کی بڑی عزت کیا کرتا تھا۔ تموچن نے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ جب لیوچستائی، میولی اور مقولی بیٹھ گئے تو میولی چند ثانیوں تک بڑے غور اور انہماک سے منتاش کے بیٹے یسوتائی کی طرف دیکھتا رہا، جسے تموجو بڑے پیار اور شفقت سے مختلف چیزیں کھلا رہا تھا۔ پھر اس نے تموچن کی طرف دیکھا اور پوچھا، اے منگولوں کے سردار، یہ لڑکا کون ہے جو اس وقت آپ کے یورت میں ہے اور جسے تموچو بڑے پیار سے کھلا پلا رہا ہے؟ تموچن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ذرا اس کی طرف غور سے دیکھو اور اسے پہچاننے کی کوشش کرو۔ میولی نے اس بار حیرت و تعجب سے کہا، نیلا جاویدانی آسمان جھوٹ نہ بلوائے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ مجھے یہ منتاش کا بیٹا یسوتائی لگتا ہے کہ اس کی شکل منتاش سے ملتی جلتی ہے، تموشن نے کہا۔ تمہارا اندازہ درست ہے میولی، یہ یسوتائی ہی ہے اور اب یہ اسی یورت میں رہا کرے گا۔ میولی نے پھر پوچھا، کیا اس کے ماں باپ بھی یہاں آ گئے ہیں یا آپ اکیلے تائجوت قبیلے سے لائے ہیں؟ جواب میں تموچن نے انہیں منتاش کو پیش آنے والے حالات کہہ سنائے۔ میولی اور لیوچستائی چند ثانیوں تک منتاش کے حالات سن کر گردنیں اٹھائے تعصب کے اظہار میں بیٹھے رہے۔ پھر میولی نے دوبارہ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے تموچن سے کہا، اے سردار، میں آج سے اپنے بیٹے مقولی کو لیوچستائی کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ یہ مقولی کو حرب و ضرب کے فنون سے خوب آراستہ کر دے۔ میولی جب خاموش ہوا تو تموچن نے لیوچستائی کو مخاطب کر کے کہا، اے لیوچستائی، آج سے میں منتاش کے بیٹے یسوتائی کو بھی تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ اس کی بھی جنگی فنون میں تربیت کرو، اسے ہر وہ فن سکھاؤ جو تمہارے پاس ہے، لیکن اسے سکھاتے وقت یہ نظریہ اپنے سامنے رکھنا کہ یہ صرف منتاش کا بیٹا ہی نہیں، تموچن کا بھتیجا بھی ہے۔ آج تو یسوتائی آرام کرے گا، ہاں کل سے تم اس کی تربیت شروع کر دو۔ ذرا رک کر تموچن پھر بولا، جب میولی کا بیٹا مقولی اور یہ یسوتائی جوان ہوں گے تو پھر میں دیکھوں گا کہ کون ان دونوں میں سے طاقتور اور ساز حرب و ضرب میں ماہر ہے۔ اور تم دونوں جانتے ہی ہو کہ میں جنگجو اور بہادروں کی قدر اپنی جان سے بھی بڑھ کر کرتا ہوں۔ میولی نے کہا، اے سردار، گو منتاش مجھ پر غالب رہا ہے، پر میرا دل کہتا ہے کہ میرا بیٹا مقولی جوان ہو کر یقیناً یسوتائی پر غالب رہے گا۔ اس موقع پر ننھے یسوتائی نے گھور کر میولی کی طرف دیکھا، تاہم اس نے زبان سے کچھ نہ کہا۔ تموچن کو یسوتائی کی یہ معصوم ادا بھلی لگی اور اس نے کھل کر ہنستے ہوئے میولی سے کہا، ابھی سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے، یہ آنے والا دور ہی فیصلہ کرے گا کہ کون کس سے بڑھ کر ہے۔ اس کے ساتھ ہی میولی، اس کا بیٹا مقولی اور لیوچستائی اٹھ کھڑے ہوئے اور تموچن کے یورت سے باہر نکل گئے۔ تھوڑی دور جا کر میولی نے اپنے کمر سے بندھی ہوئی نقدی کی ایک تھیلی کھول کر لیوچستائی کی کمر سے باندھ دی۔ پھر اس نے کہا، لیوچستائی، تم مقولی اور یسوتائی کی ضرور ایک جیسی جنگی تربیت کرنا، بس ذرا یہ خیال رکھنا کہ اس دوران اکثر و بیشتر یسوتائی کے سامنے میرے بیٹے مقولی کی بہادری، تیز دستی، جرأت مندی اور وحشت و بربریت کی تعریف کرتے رہنا، تاکہ یسوتائی پر اس کا ایسا نفسیاتی اثر پڑے کہ وہ ساری عمر مقولی کا سامنا اور مقابلہ کرنے سے ڈرتا اور ہچکچاتا رہے۔ جواب میں لیوچستائی نے اسبات میں گردن ہلا دی، پھر وہ اپنے اپنے خیموں کی طرف چل دیے۔ دوسرے روز یسوتائی اور مقولی کی جنگی تربیت شروع ہو گئی۔ کئی ماہ کی ناکام کوشش کے بعد ایک روز منتاش تموچن کے یورت میں واپس آیا۔ وہ شکستہ پائیدان کی طرح اور اس نیکی و انصاف کے متلاشی مسافر جیسا پریشان حال تھا۔ اس کا چہرہ پر از شکن تھا اور وہ برسوں کا مریض اور بیمار لگ رہا تھا۔ جس وقت وہ تموچن کے یورت سے باہر اپنے گھوڑے سے اترا تو تموچن نے شاید اسے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ بھاگتا ہوا باہر آ گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے تموجو، قصار اور ملکوتی بھی باہر آ گئے۔ تموچن کے اشارے پر ملکوتی نے آگے بڑھ کر منتاش سے اس کے گھوڑے کی باگ لے لی اور اسے استبل کی طرف لے گیا۔ منتاش کا بازو پکڑ کر تموچن اسے یورت میں لایا اور ایک اچھی اور نمایاں جگہ پر اسے بٹھا دیا۔ خود وہ اور اس کے بھائی تموجو اور قصار اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ یورت کے اس کمرے میں چند ثانیوں تک گہری خاموشی رہی۔
इस दौरान मलाकुती भी मंताश का घोड़ा अस्तबल में बांध कर वापस आकर उनके साथ बैठ गया। आखिर तमोचन ने गुफ्तगू का आगाज करते हुए पूछा, क्या मेरी बहन जोबानी और बच्ची का कोई सुराग मिला? मंताश ने दुख और बेजारी से कहा, मैं उन दोनों को तलाश करने में नाकाम रहा हूं तमोचन। मैंने कई माह तक लगातार कोशिश की है, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि कौन उन दोनों को ले गया है। मैं ताज़ा दम होकर और सामान्य रसद साथ लेकर फिर उनकी तलाश में निकलूंगा। जब तक वो दोनों मुझे नहीं मिलती तब तक मैं उन दोनों को तलाश करता रहूंगा, चाहे इस तलाश में मैं बूढ़ा ही क्यों ना हो जाऊं। मंताश की इस गुफ्तगू के जवाब में तमोचन ने दुख से कहा, काश मेरे भाई तुम अपने बीवी बच्चों को उस गार में छोड़ने की बजाय यहां ले आए होते तो आज इन तकलीफदेह हालात का सामना न करना पड़ता। मंताश चंद सानिये इधर उधर देखता रहा, फिर उसने पूछा, बुलाई कहाँ है? मेरा ख्याल है वो अपने जख्मों से जांबर हो गया होगा। और मेरा बेटा यसुताई कहाँ है? तमोचन ने जवाब देते हुए कहा, बुलाई चंद रोज बाद बिल्कुल ठीक हो गया था। यसुताई को जिस रोज मैं यहाँ लाया था उससे दूसरे रोज ही मैंने उसे एक ऐसे मंगोल से अस्करी तरबियत हासिल करने पर लगा दिया था जो अपने फन में माहिर और यकता है। उस मंगोल का नाम ल्यूचस्ताई है और वो बैक वक्त नजूमी जंगी फनून का उस्ताद होने के अलावा एक उम्दा इंसान भी है। यसुताई पिछले कई माह से जंगी तरबियत हासिल कर रहा है। मियोली का बेटा मकूली भी उसके साथ जेरे तरबियत है और दोनों में एक तरह से मुकाबला भी है कि एक दूसरे से बढ़कर तरबियत हासिल करें। और तुम्हारी गैर हाजिरी में बोलाई को यसुताई से ऐसा प्यार हो गया है कि वो हर वक्त उसके साथ रहता है। अब जबकि यसुताई अस्करी तरबियत के लिए गया हुआ है तो बोलाई भी उसके साथ गया है। वो दोनों थोड़ी देर तक लौटेंगे। मंताश मेरे अजीज, तुम्हें यह जानकर हैरत होगी कि यसुताई ने घुड़सवारी भी सीख ली है। इस बार मंताश ने गौर से तमोचन की तरफ देखते हुए पूछा, तमोचन तुम्हारी बीवी बोरताई का क्या हुआ? क्या तुमने उसे वापस लाने का कोई सामान किया जबकि उसे यहां से गए 1 साल होने को है? तमोचन ने कहा, मेरे भाई मुझे तुम्हारा ही इंतजार था और मैं इस सिलसिले में तुमसे मशवरे के बाद तुम्हारे ताउन से कोई कदम उठाना चाहता था। तुम जानते हो उसे टंडरा के मकरेत कबीले वाले उठाकर ले गए हैं और ये उन्होंने मेरी माँ का इंतकाम लिया है, क्योंकि मेरी माँ का ताल्लुक भी मकरेत कबीले से था और मेरा बाप उसे जबरदस्ती उठा लाया था। तुम जानते हो मकरेत इंतहाई ताकतवर कबीला है और मैं अपने कबीले की मौजूदा कुव्वत को इस्तेमाल करके मकरेत कबीले के खिलाफ कामयाब नहीं हो सकता। मंताश ने कहा, अगर ऐसा है तो 2 और कुव्वतें भी हैं जिनसे इस काम के लिए मदद ली जा सकती है। एक तुम्हारा सुसर मनलेक जो एक ताकतवर कबीले का सरदार है और दूसरा करेत तुर्कों का सरदार तुगरल, और ये तुगरल मेरा खूब जानने वाला है। मेरा अपना ताल्लुक भी किरायत तुर्कों से ही है। ये अलहदा बात है कि मैं उनके बीच में से निकल गया क्योंकि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और किरायत तुर्क नसरानी है, लिहाजा उनके दरमियान मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन खुद सरदार तुगरल ना मुसलमान है ना ईसाई, बल्कि एक कदीम औहाम परस्त इंसान है और मेरी इज्जत करने वाला है। इसके अलावा तमोचन वो तुम्हारा भी खूब जानने वाला है, क्योंकि तुम्हारा बाप और तुगरल आपस में भाई बने थे। इस लिहाज से तुगरल तुम्हारा चचा है। तमोचन ने कहा, मैं तुम्हारे ख्यालात की तायद करता हूँ। मंताश, चंद रोज तक मैं और तुम दोनों तुगरल के पास मदद की दरखास्त लेकर जाएंगे। उम्मीद है वो हमें मायूस नहीं करेगा। मैं अपने सुसर से मदद नहीं लेना चाहता। इस तरह मैं सारी उम्र के लिए उसका एहसानमंद होकर रह जाऊंगा। और सुनो मंताश, मैंने तुम्हारी गैर मौजूदगी में अपनी बहनों की शादियां भी कर दी हैं। अब वो अपने अपने घर में खुश हैं। मंताश जवाब में कुछ कहना ही चाहता था कि यूरत में यसुताई और बोलाई दाखिल हुए। अपने बाप को देखते ही यसुताई भागा और अपनी पूरी कुव्वत के साथ मंताश से लिपट गया। यसुताई को अपने पहलू में बिठाने के बाद मंताश उठकर बोलाई से बगलगीर हुआ। इस मौके पर मंताश बोलाई से कुछ कहना चाहता था, पर इससे कबल ही यसुताई ने मंताश से पूछ लिया, ए अब्बी, आप मेरे माँ और बहन को तलाश करने गए थे। आप इतना तवील अरसा बाहर रहे कि मैं आपसे मुताल्लिक बहुत परेशान हो गया था। क्या आपको मेरी माँ और बहन का सुराग नहीं मिला जो वो दोनों यहाँ आपके साथ नहीं हैं? यसुताई की गुफ्तगू पर मंताश परेशान सा हो गया। उसकी गर्दन झुक गई। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने उन दोनों को बहुत तलाश किया। उन्हें ढूंढने की खातिर में जगह जगह मारा फिरा, पर कहीं भी मुझे उनका सुराग नहीं मिला। काश मैं उन्हें तलाश कर सकता। इस मौके पर तमोचन ने दानिशमंदी से काम लिया। उसने फौरन तमोजो के कान में कहा, मंताश और यसुताई परेशान हो गए हैं, तुम खाना लगवाओ। इस तरह इनकी परेशानी और सोचों में कमी आ जाएगी।
तमोजो फौरन यूरत के दूसरे हिस्से में चला गया। थोड़ी देर के बाद यूरत में खाना लगा दिया गया और वो सब खाने में मशगूल हो गए। मंताश और तमोचन एक रोज किरायत तुर्कों के सरदार तुगरल की हवेली के दीवान खाने में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद एक दराज कद, सफेद रंग और खुशगवार मगर ढली हुई उम्र का तुर्क दीवान खाने में दाखिल हुआ। ये किरायत तुर्कों का सरदार तुगरल था। वो अंदर आकर मंताश और तमोचन दोनों को गले लगाकर मिला। फिर वो उनके सामने बैठ गया और मंताश को मुखातिब करके बोला, तुम दोनों की आमद की इत्तला करने वाले मेरे आदमी ने जब मुझे ये बताया कि यसुकाई के बेटे तमोचन के साथ हमारे कबीले का जवान मंताश भी आ रहा है, तो पहले मैं हैरान हुआ कि तमोचन के साथ मंताश कैसे। फिर मैं समझ गया कि मंताश ने चूंकि अरब ताजिर करतेस बिन तिमर की मुलाजिमत इख्तियार कर ली थी और वो चूंकि तिजारत की गरज से गोबी की तरफ जाता था, लिहाजा मंताश और तमोचन की दोस्ती हो गई होगी। मेरे ये ख्यालात तो मंताश से मुताल्लिक थे। अब तमोचन, तुम सुनो कि मुझे तुम्हारे बाप के कातिल के अलावा तुम्हारी बीवी के अगवा की इत्तला भी हो गई थी। मुझे सख्त सदमा हुआ तुम्हारे बाप की मौत का सुनकर। तुम्हारी बीवी के सिलसिले में यकीनन मुझे तुम्हारा इंतजार था कि शायद तुम मेरे पास मदद के लिए आओ, क्योंकि यसुकाई मेरा भाई बना था। इस नाते से मैं तुम्हारा चचा हुआ, और चचा से बढ़कर इन हालात में और किससे मदद की उम्मीद की जा सकती है। जवाब में तमोचन ने कहा, मैं यकीनन आपके पास वहशी मकरेतों के खिलाफ मदद की दरखास्त लेकर आया हूँ, जो मेरी बीवी को उठाकर ले गए थे। गो इसके लिए मुझे बहुत पहले आना चाहिए था, क्योंकि इस हादसे को 1 साल हो गया है, लेकिन यहाँ आने के लिए मैं मंताश का इंतजार कर रहा था। फिर तमोशन ने मंताश से मुलाकात, जोबानी से शादी, अपने माँ बाप की मौत, अपनी शादी और बीवी के अगवा के अलावा मंताश की बीवी के खो जाने के वाकयात भी तफसील से सुना डाले। किरायत तुर्कों का सरदार तुगरल चंद सानियों तक अपनी गर्दन को झुकाए रहा। फिर उसने कहा, तुम दोनों मिलकर ये खोज भी लगाने की कोशिश करो कि मंताश की बीवी और बच्ची को कौन ले गया है, ताकि उसके खिलाफ भी हम हरकत में आ सकें। और ए तमोचिन, जहां तक मकरेतों का ताल्लुक है, मैं उनके खिलाफ तुम्हारी मदद करूंगा। मकरेतों को हम अपने सामने यूं हाँक देंगे जिस तरह रेवड़ों के चौपान उन्हें हाँकते हैं। उनकी हड्डियों में हम तीरों की नोकें चबोकर उन्हें वहशी भेड़ियों और करगसों की खुराक बना देंगे। हमारे सामने इन मकरेतियों की हालत खुश्क पत्तों के उस ढेर जैसी होगी जिसे आग लगा देने का वक्त आ गया हो। हम उनके दिल तोड़ेंगे, उनकी आंखें अश्कबार करेंगे और उनके जहनों में इफरीतों के अंदेशे भर देंगे। तमोचिन ने ममनूनियत से तुगरल की तरफ देखते हुए कहा, जावेदा नीले आसमान की कसम, मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद थी, पर मेरी एक और ख्वाहिश भी है, और वो ये कि आपकी तरफ से मिलने वाली मदद के साथ हम आज ही यहाँ से कूच कर जाएं और 2-1 रोज तक हम मकरेतों पर जाकर जरब लगाएं। तुगरल ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं, तुम लोग आज ही यहाँ से कूच कर जाओ, लेकिन मेरी एक नसीहत याद रखना, जो जंगजू तुर्क मैं तुम्हें मदद के लिए दूंगा उन्हें मंताश के तहत रखना। एक तो ये उनका हम कौम है और उनके अंदर हर दिल अजीज भी रहा है, दूसरे ये उनसे काम लेना खूब जानता है। मेरे किरायत तुर्क जानते हैं कि मंताश बहादुर, दलेर और जरूरत के वक्त सही फैसला करने वाला है, लिहाजा इसके तहत काम करते हुए वो मकरेतों के खिलाफ जान की बाजी तक लगा देंगे। हाँ, तुम अपने मंगोल लश्कर को अपने तहत रखना कि उनकी तबीयत से तुम खूब वाकिफ हो। तमोचिन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ये मशवरा ना भी देते तब भी मैं ऐसा ही करता, बल्कि मैं तो ये तक आपसे कहूंगा कि तुर्कों और मंगोलों के इस मुत्तहदा लश्कर का सालार मंताश ही होगा। मेरी हैसियत एक नायब किसी होगी। अगर ऐसा ना होता तो मैं कब का मकरेतों पर हमलावर हो चुका होता, जबकि 1 साल का अरसा हो गया है वो मेरी बीवी को उठाकर ले गए थे। तो इस 1 साल के अरसे में ना तो मैं आपकी तरफ आया और ना ही मैंने मकरेतों पर हमला किया। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मंताश अपनी बीवी और बच्ची की तलाश में बाहर था और इसकी गैर मौजूदगी में कोई भी कदम मैं अकेला उठाना नहीं चाहता था। मैं जानता हूँ मंताश अपने दुश्मन की सफ़ें उलटने, जुल्मतों को जंजीरें पहनाने और बेगुनाह और मजलूमों के आंसुओं का हिसाब लेने का फ़न खूब जानता है, और फिर इसके ख्यालात दुरुस्त और साले हैं। इसके किरदार और गुफ्तार में नेकी और सच्चाई है, और सबसे बढ़कर ये मेरे लिए बेहतरीन हीलागर और चारासाज है। तुगरल ने मुस्कुराते हुए कहा, तमोचन मेरे बेटे, मंताश से मुताल्लिक तुम्हारे ख्यालात साफ और वाज़ेह हैं। मेरा दिल कहता है तुम दोनों जरूर कामयाब हो गए। तमोचन कुछ कहना चाहता था पर खाना आ गया। तीनों ने मिलकर पहले खाना खाया, इसके बाद मंताश और तमोचन वहां से एक लश्कर के साथ सहराए गोबी की तरफ कूच कर गए।
2 दिन में मंताश और तमोचन ने अपनी जंगी तैयारियां मुकम्मल कर लीं।